हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय विद्याशंकर में आप सबका स्वागत है। मैंने बताया था कि अब हम भूगोल की कक्षा की शुरुआत करते हैं और हम यहाँ पर इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी सिलेबस का पढ़ाई करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, अर्थ, परिभाषा तथा भूगोल की प्रकृति क्या है। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए कि हमें जो है एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह जानना होगा कि भूगोल है क्या, और भूगोल जानने के लिए उसके बहुत ही निचले स्तर से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कि भूगोल था क्या, भूगोल कहाँ था, कहाँ आ गया, क्या अध्ययन करते हैं। कुछ हमारे विद्वानों के द्वारा जो परिभाषित किया गया है भूगोल को, वो क्या किया उन्होंने। इसके साथ ही साथ एक और बात बताना चाहेंगे कि भूगोल या कोई भी विषय, जब आप भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आपको उसको अपने भाषा में लिखना भी, बोलना भी आना चाहिए। आज के सब जो बच्चों में जो कमियां देखने को मिलती हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे जो है नोट्स चाहिए, आप किसी टॉपिक पे मुझे नोट्स दे दीजिए, वो नोट्स का हम रट्टा मारेंगे और नोट्स को हूबहू लिखेंगे। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि अगर कोई विषय पढ़ना है तो आप समझिए को कहना क्या चाहता है, और कहने के बाद उसे अपने भाषा में उत्तर देना होता है। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां लिखा होता है कि आप जो है किसी नोट्स को उतार दें, किसी के कथनी को बोल दें। वहां हमेशा लिखा होता है कि उत्तर जो है आप अपने शब्दों में दें। अपने शब्दों में उत्तर देते हैं वो तभी दे पाइएगा जब उसको बढ़िया से पढ़े रहिएगा और अपना सोच धीरे धीरे डेवलप कीजिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भूगोल का अर्थ क्या है। तो भूगोल जो नाम से समझ में आता है, हम बात कितना एडवांस हो उसको बाद में देखेंगे। पहले हम नाम देखते हैं कि भूगोल जो है का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम नाम से आते हैं। भूगोल, भूगोल जो है भू और गोल, बिल्कुल ही बेस। क्योंकि आपको अभी बोला जाए कि भूगोल को परिभाषा बताइए, अभी आप बहुत दिमाग लगाइएगा, तब जाके कुछ हद तक बोल पाइएगा। लेकिन अगर आप यहां से उठते हैं कि उसके नामकरण से, भूगोल, भू का मतलब भूमि यानी कि पृथ्वी, और क्या है, गोल है। यानी कि यहां से भी समझ में आ रहा है कि हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है। यानी अगर कोई आपसे पूछता है, आप जब जीरो लेवल पे है तब क्यों बता रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि भूगोल क्या है, तो भूगोल पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल है। पृथ्वी गोल है, इसके बारे में जानना भूगोल है। अब जो गोल है इसको भूल जाए, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, आगे कक्षाएं बताएंगे, पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। क्योंकि उसका जो रेडियस मान लिया जाता है इतना है, लेकिन उसका रेडियस एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ध्रुव पे वो चपटी है। तो आपके जो फिर ये टॉपिक काफी आगे चला जाएगा, जब वो क्लास पढ़ाएंगे वहां पे आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अभी बता दें कि भूगोल है क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करते कि भूगोल क्या है, पृथ्वी का अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन जो है हम तो बोल दिए, क्योंकि सिर्फ भूगोल, भूमि, पृथ्वी यहां तक आ गया। अब लेकिन इसका भी और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भूगोल का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोग्राफी। जियो, GRAPHY। अब ये जो जियोग्राफी है, ये जो है यूनानी भाषा का शब्द है। ये दो भाषा से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी। चूंकि भूगोल का जो शुरुआत जो हुआ है वो हमारे यूनानियों के द्वारा ही हुआ है। जो स्टार्ट हुआ, जहां से भूगोल पढ़ना स्टार्ट किए, वो यूनानियों के द्वारा ही हुआ है। लेकिन अगर अब बात करें तो हमारा भारत भी इसमें बहुत ही आगे था, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं थी,
एक जो भूगोल की परिभाषा को बताएंगे। इस कारण हम भूगोल के कंट्रीब्यूशन हमारा नाम नहीं आ पाता है। नहीं तो आप हमारे जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में देखेंगे कि हमेशा पहाड़ों की चर्चा की गई है, मैदानों की चर्चा की गई है, सूर्य की चर्चा की गई है। भूगोल यही है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। वातावरण की चर्चा की गई है, बरसात की चर्चा की गई है, कृषि की चर्चा की गई है, आदान प्रदान क्रय विक्रय की चर्चा की गई। तो भूगोल तो हमारा यही है, लेकिन उस समय हम उस भूगोल को नहीं मानते हैं। तो एक्चुअल जो भूगोल शुरुआत हुआ वो हुआ यूनानियों के द्वारा। और जो जियोग्राफी शब्द है वो दिया गया किसका है? इरेटास्थनीज ने ये शब्द दिया था। और कैसे? उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जियोग्राफिया, और जियोग्राफिया से इसका नाम जियोग्राफी पड़ा। और इसी के कारण इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। यानी कि क्वेश्चंस आते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको क्या करना होगा? इरेटास्थनीज को। ठीक है, सबसे पहले भूगोल का नामकरण इन्होंने किया था। और साथ ही साथ जब हम ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, क्योंकि वहां यही पढ़ना ही है कि जितने भी हमारे भूगोलवेता रहे हैं उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन उनकी जीवनी के उससे पढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें हम ऐड करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि वहां पे एक साथ आप पे बोझ नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात, यहां हम पढ़ने के क्रम में क्या पढ़े कि भूगोल का अर्थ क्या है? भूमि। भूमि का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो वो हिंदी में फिर भी मजा नहीं आया। अब जहां से लिया गया वहां से मजा आएगा। तो किससे बना है? जियोग्राफी, जियो धन ग्राफी। और ये दोनों क्या है? यूनानी शब्द है। तो यहां दो तीन चीजें को समझ में आती है कि भूगोल की शुरुआत कहां से हुई? यूनान से हुई। दूसरी बात, भूगोल जियोग्राफी जो है किस तरह का वर्ड है? यूनानी वर्ड है। किन दो वर्डों से मिलकर बना है? जियो और ग्राफी। तो जियो का मतलब पृथ्वी। अब यहां आइए, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना। अब क्या हुआ? अब तो यहां पे आ गया ना, पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल है। वो नाम से पता चल रहा है। और इतनी बार हम बातें बोल रहे हैं ना कि आपके दिमाग में जाकर वो बैठ जाएगा, और उसका कितना भी आप इरेजर से मिटाइएगा वो मिटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज से पहले जो भूगोल के बारे में नहीं जानते थे, तो कम से कम इतना तो पता चल गया कि पृथ्वी का अध्ययन भूगोल है। ये गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। ये कब का? जब यह हमारा बीसी जो चल रहा था उस समय यह धारणा थी, ये उस समय की परिभाषा थी कि पृथ्वी का अध्ययन भूगोल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भूगोल को परिभाषित करने के लिए बोला जाएगा या पूछा जाएगा कि भूगोल क्या है, तो यहां तक आप बोल के अभी रुक गए। अब आपका और जो है धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि हम आते हैं कि भूगोल की परिभाषा हमारे पुराने लोग, पुराने भूगोलवेता ने क्या क्या बोला है। और सब लोगों के डेफिनेशन में देखिएगा कि दो चीजों की चर्चा होती है, और उसके बाद कुछ ना कुछ अपना बटर लगाते हैं, मलाई लगाते हैं, उसको गार्निश करते हैं। वो हम भी अपने शब्दों से कर सकते हैं अगर चीजों को समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मटर पनीर बनाने हैं, मटर पनीर में दो चीज तो लगते हैं, मटर पनीर तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन वही मटर पनीर जब हम सर्व करते हैं, परोसते हैं, टेस्ट जो भी है, लेकिन जब परोसते हैं तो परोसते समय क्या देखते हैं? अरे ये तो काफी गार्निश किया हुआ है, काफी सजाया हुआ है। उसमें धनिया डालते हैं, उसमें दही डालते हैं, उसमें क्रीम डालते हैं, देखने में अच्छा लगता है। तो सब लोगों ने दो चीज का चर्चा किया है। एक जो नाम से समझ में आ गया, और दूसरा आते हैं इसमें। दोनों चीजों को लेकर के आपके मन में जो भी लास्ट में धारणा पढ़ने के बाद जो भी धारणा बनती है उसको लिखिए। वो गलत नहीं होगा। भूगोल का डेफिनेशन जो भी आपके मन में आता है उसको लिख डालिए, अपने भाषा में लिखिए, ऐसी भाषा जो दूसरों को समझ में आ जाए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो हमने भूगोल का अर्थ समझ लिया। अब भूगोल का परिभाषा पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं, यूनान से शुरू हुआ था, यूनानी वैज्ञानिक को लेते हैं, भूगोलविद को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं टॉलमी साहब को।
टॉलमी साहब ने कहा था कि भूगोल वह अभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। और उस समय अभी हमें पता है कि सौरमंडल है, सौरमंडल का मुखिया सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह हैं जब उसका परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन सर्वप्रथम टॉलमी साहब ने बताया था कि नहीं, पृथ्वी केंद्र है, पृथ्वी केंद्र है और सूर्य और बाकी ग्रह इसके चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि उस समय हमारा विज्ञान जो है इतना डेवलप नहीं था। तो उस समय क्या किया इन्होंने, उस समय दिखाया कि हाँ पृथ्वी जो है हमारा सेंटर पे है और पूरा ब्रह्मांड जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है। एक उस समय लेकिन ये भी सोचना बहुत बड़ी बात थी, उस समय ये भी सोचना एक बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं इनका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक और क्या है कि इन्होंने सबसे पहले विश्व मानचित्र बना करके, इन्होंने सबसे पहले विश्व मानचित्र बनाया, कोशिश किया, ऐसा मानचित्र नहीं बनाया जो अभी हमारे पास है, लेकिन एक विश्व मानचित्र बनाया जिनमें इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखा का प्रयोग किया है। अब अक्षांश देशांतर क्या है इस क्लास में इस तरह से बताएंगे कि कभी वो भी अमिट हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं आपके दिमाग से। तो इन्होंने क्या किया, विश्व का मानचित्र सबसे पहले बनाया और उस पे अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया। और लास्ट में इसका समरी क्या निकलता है, इन्होंने बताया कि भूगोल, जो भूगोल है वो पृथ्वी तथा ब्रह्मांड का अध्ययन करता है, पृथ्वी तथा ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। और एक और बात पे आते हैं, क्या उसको लास्ट में बताते हैं, सबसे लास्ट में जो सार होगा वहां पे इसको क्लियर करेंगे। तो टॉलमी साहब ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रैबो साहब जो रोम के थे। तो अभी से कौन भूगोलविद कहाँ के थे बार बार टच कर रहे हैं। पहले स्टार्ट किए हम किससे, यूनान से, यूनान से स्टार्ट किए। यूनानी सबसे पहले यूनानी जो भूगोलविद थे उनका चर्चा किए। अब देखिए इसी तरह से जैसे जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है उसी तरह से आगे धीरे धीरे भूगोल का क्रमिक विकास भी वहां हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ यूनान में, उसके बाद रोम में गया, उसके बाद रोम के लोग जो है ना भूगोल में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। और वहां पे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक स्ट्रैबो साहब ने भूगोल को परिभाषित किया और उनके हिसाब से स्थल और महासागरों में बसने वाले जीवों, स्थल और महासागर, क्योंकि पृथ्वी पे स्थल भाग है और महासागर है, 70-30 का लगभग रेशियो है। तो इन्होंने उसी चीज को यानी पृथ्वी को ही, पृथ्वी तल को इन्होंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया, अलग अलग उसका नाम ले लिया। स्थल और महासागर में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझना। अब थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है, लेकिन नहीं अब आते कैसे, अभी बाउंसर जा रहा है कि ये फिर लंबा सेंटेंस हो गया। तो वो इन और एक और बात बता रहे हैं कि जो हिंदी में डेफिनेशन पढ़ रहे उन्होंने हिंदी में तो दिया नहीं था। तो किसी भी सेंटेंस को किसी को बोलिए उसको ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो किया होगा वो रोमन भाषा में किया होगा, रोमन का पहले इंग्लिश हुआ होगा, इंग्लिश से फिर हिंदी बहुत सारा, तो एग्जैक्ट उनकी जो मीनिंग होगी, एग्जैक्ट उनका जो टर्म होगा हो सकता है वो भी चेंज हो गया। और जब हम किसी का ट्रांसलेट करके दूसरे भाषा में लाते हैं तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए जो भी चीजें हैं थोड़ा सा एग्जैक्ट उसको उतारने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ क्या लिखा, स्थल और महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान, यानी कि पृथ्वी के साथ साथ वहां पर बसने वाले कौन, जीव जंतु, जो समुद्र में जीव होंगे, पादप होंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, मछली के बारे में बात कर रहे होंगे, स्थल पे बसने वाले पेड़ पौधे, मानव, इसके जानवर, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो इसके साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषता, विभिन्न लक्षण वाली पृथ्वी के बारे में क्या जानेंगे अब, विभिन्न लक्षण वाली पृथ्वी यानी पृथ्वी क्या है, घूर्णन कर रही है, एक लक्षण है उसका, परिक्रमण भी कर रही है सूर्य का, वो भी इसका एक लक्षण है। पृथ्वी पे 24 घंटे में जो है एक बार पूरा घूम जाती है, तो सूर्य की किरणें जो है दिन रात होती है, यानी कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती, कभी पड़ती है कभी, तो एक लक्षण है इसका।
पृथ्वी के अंदर से लावा फूटता है, यानी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, फिर भूकंप आती हैं। ये क्या है? एक इसका लक्षण है, इसकी विशेषता है। तो इसका भी अध्ययन करना, जिसका जो लक्षण है उसके बारे में ये समझिए कि कब, कितने पहले इन चीजों की उन्होंने समझ रखा हुआ था कि हाँ, स्थल और महासागर में बसने वाले जीवों, यानी कि मानव नहीं, जीवों के बारे में और साथ साथ पृथ्वी के बारे में, दोनों का अध्ययन करना है भूगोल, तो बहुत पहले इन्होंने बताया। अब हम आते हैं उसके बाद जर्मनी के लोगों का भी, यानी कि उसके बाद जो उत्तरी यूरोपीय जो कंट्रीज थी, सॉरी पहले, हाँ, जर्मनी के लोग भी जो है ना, उसके बाद यानी कि आपकी 16वीं सदी के बाद इसमें जब पूरा भरमार हो गया, पूरे लोग जो आने लगे, उनको अच्छा लगा नहीं ये ज्योग्राफी का स्कोप बहुत अच्छा है, तो उसके बाद को जो विद्वान जो है वो भर के आने लगे। जैसे अभी की बात बता रहे हैं कि मेरे बड़े पापा बताते थे, वो ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, जब वो ज्योग्राफी में आए थे, जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर बने थे, उस समय बच्चे मिलते नहीं थे। आज तो मारामारी हो रही कि नहीं, भूगोल में जितने भी बच्चे जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका 30% का एडमिशन नहीं हो पाता है। उस समय क्या था, पूरा कॉलेज नहीं होता था। जब लोग कॉपी देखने जाते थे, अगर वो ग्रेजुएशन का कॉपी देखने जा रहे हैं, उनको कितनी कॉपी मिलती थी? 7, 5, 4, इस तरह की कॉपियां मिलती थी। यानी कि पहले लोगों का जो ना भूगोल में इंटरेस्ट नहीं था। उसी सब तरह से 16वीं सदी में तक लोग, बहुत ही गिने चुने लोग हुआ करते थे। उसके बाद जो है लोगों की आवागमन शुरू हुई और लोग भूगोल पे ध्यान देना प्रारंभ किया। सबसे पहले कांट महोदय ने क्या बोला? भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, यानी कि पृथ्वी का जो तल है उसका अध्ययन है। एक और बात बीच में रोकते हुए बताएंगे। भूगोल पढ़ना है तो चीजों को अक्षरशः लिखना कम करें और उसको चित्रवत लिखना प्रारंभ करें। इससे 2 फायदा होंगे। एक, आपकी लिखावट में निखार आएगी, दूर से दिखेगा कि नहीं ये बंदा जो है ना मेहनत किया हुआ है, ये हिस्ट्री नहीं लिखा है। आप देखते होंगे कि जो भी नोट्स आपको दिखता होगा, जैसे बॉटनी जूलॉजी का नोट्स काफी अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि बीच में उसके ड्राइंग बने रहते हैं। वो समझने में इजी होता है कि मान लीजिए कि एक पेज लिखा हुआ है और उसी एक पेज क्या लिखते हैं, जैसे पादप या जिसके बारे में हम जब चर्चा करते हैं, फोटो बना दिए, दिख गया कि हाँ ये चीज के बारे में चर्चा कर रहा है। अच्छा हाँ, पृथ्वी के बारे में पूरा लिखिए एक पन्ना और उसे पृथ्वी दिखा दिए, पृथ्वी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे मनुष्य रहते हैं, यहाँ घास वगैरह भी जमता है, यहाँ पे बारिश भी हो रहा है, यहाँ पे बादल भी हैं। तो इससे समझ में आ रहा है। यही चीज आप लाइन में लिखेंगे तो बहुत लंबा लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो स्मार्ट बंदा होगा वो देख कर समझ जाएगा, नहीं ये बंदा तो समझ में आ रहा है इसको। दूसरी चीज, आप अक्षर वाली चीजों को बहुत जल्दी भूलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए भूगोल व अभाव विज्ञान है जो पृथ्वी की, तो इसमें देखिए है कितने बार आएगा, की कितने बार आ रहा है, स कितने बार आ रहा है, म कितने बार, आप क्या याद कीजिएगा? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। एक और बात बताते हैं, महाभारत ग्रंथ दे दिया जाए पढ़ने के लिए, आप बोर हो जाइएगा और याद नहीं रहे कहां पे कौन सा श्लोक दिया हुआ है। लेकिन वही महाभारत और रामायण जो है हम धारावाहिक के रूप में जो आंखों से देखते हैं, अर्जुन को तीर मारते हुए देखते हैं, राम जी को हम पत्थरों पर चलते हुए देखते हैं, तो वो चीजें यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां जो उस चीज को काफी अच्छे से पकड़ती हैं। तो हमें जो भी लेखनी करनी है, जो नोट्स बनाने हैं, जो भी हमें उत्तर पुस्तिकाएं भरनी है या कुछ समझना है, आप इस माध्यम से करें, ये कभी भूलिएगा नहीं। और नोट्स किस लिए होता है? नोट्स है कि कभी हम मान लीजिए कि हम जो चीज पढ़ते हैं एक समय के बाद उस पर धूल पड़ जाता है, वो फिर उस धूल को हटाने की क्रिया में नोट्स आपकी हेल्प करता है। तो अगर इस तरह का नोट्स बनाइएगा जहां पे लिटरेचर कम होगा तो आपको समझ जल्दी आएगी। और ये हैबिट बना लीजिएगा, सोच करके ड्रॉ करके लिखने के लिए बहुत अच्छे से लिखिएगा। अगर मान लीजिए इसी चीज को अगर लिखना हो, एक बार आप देख लिए या छोड़िए,
विद्याशंकर के बारे में आपने देख लिया कि इसके 2 पैर है, रंग सांवला है, 10 उंगलियां हैं, ये देख लिए एक बार। अब बोला जाए कि विद्याशंकर के बारे में लिखिए। आप जो चीजें देखे हुए हैं उसको लिख लीजिएगा आसानी से। लेकिन यही चीज हम अगर एक पेज पर लिख के देते हैं मेरे बारे में, उसके बाद ढूंढिए, सोचिए क्या क्या था यार, 3rd लाइन क्या था, 4th लाइन क्या था, 5th लाइन क्या था। तो यही अंतर है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जब भी कुछ भूगोल में समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग बनाने की इच्छा कीजिए। इसीलिए यहां ग्राफ और मानचित्र ज्यादा चलते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि हर एक चीज में आपको मानचित्र घुसेड़े ही घुसेड़े, हर चीज में हम फोटो बनाए ही बनाए, ताकि आपके ज्ञानेंद्रिय उसको ज्यादा से ज्यादा पकड़ के अपने पास रखें। ठीक है, जल्दी आगे बढ़ते हैं, काफी लंबा हो रहा है ये क्लास। तो स्टेबो साहब ने कहा था स्थल और महासागरों, सॉरी हो गया, कांट साहब ने कहा भूगोल भूतल का अध्ययन है, यानी कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह भूतल के भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पृष्ठभूमि पे की गई व्याख्या है। यानी कि अब देखिए ये कितना दूर का बात ये लोग बोलते थे। ये मान लीजिए पृथ्वी गोल है, अभी हम इसको खोल दिए। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से भूगोल भूतल का अध्ययन है। यहां पर भूतल पे विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। अब विभिन्नताएं कैसे, विभिन्नताएं ऐसे, यहां पठार है, पहाड़ है, यहां पठार है, यहां नदियां चल रही हैं, ये मैदानी भाग है, यहां पे टेम्परेचर ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर काफी मेरा डाउन हो जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें जो डिफरेंस दिख रहे हैं ना, ये भिन्नताएं दिख रही है ना, यहां से यहां आने में इसको छोड़ते हैं। आप बहुत मजे रोहतास जिला की बात करते हैं। रोहतास जिला में जैसे ही आप जीटी रोड को पार करते हैं, क्या है, पूरा पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है। वहां क्या है, वहां के लोगों का रहन सहन, खेती बिल्कुल अलग है। वही जो है नहर के इस साइड देखते हैं, इधर धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे इतनी अच्छी खेती होती है, यहाँ के लोग काफी संपन्न हैं। तो ये विभिन्नताएं दिख रही है ना, और इन्हीं विभिन्नताओं का चर्चा करना है भूगोल में। यही भूगोल है हमारा। तो उस समय उन्होंने क्या बोला कि भिन्न भिन्न भागों में पाई जाने भिन्नताओं की पृष्ठभूमि की व्याख्या, यानी कि इसकी व्याख्या ही जो है भूगोल है। क्लियर है। अब आगे आते हैं हम्बोल्ट साहब। अब देखिए कांट, हम्बोल्ट, रिटर, एक और क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे जो है मॉडर्न ज्योग्राफी की शुरुआत हो जाती है, और मॉडर्न ज्योग्राफी आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कहे जाते हैं हम्बोल्ट साहब। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आपके कभी भी ज्योग्राफी थॉट में इससे क्वेश्चन आपके रहते ही रहते हैं। और खासकर नेट के लिए, नेट जीआरएफ में आपको ज्योग्राफिकल थॉट का जो क्वेश्चंस है वो पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे जो है आपको याद करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको याद करने पड़ेंगे। अब नाम की चर्चा बार बार कर रहे हैं, टॉलमी, स्ट्रैबो, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, तो ये बार बार आपके जहन में आएंगे तो लगेगा नहीं ये मेरा अपना हो गया। अभी क्या लगेगा, अरे फालतू नाम है, अभी जो है अरे ये पल्ले नहीं पड़ रहा। तो धीरे धीरे जो हम क्या करें, जब भी होगा इन लोगों का नाम लेंगे, ताकि वो कहीं ना कहीं मेमोरी में वो जगह उसको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये जो ग्राफ दिया हुआ है, यानी बताया गया है कि यूनान के हैं, रोम के हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस के, ये बाद में आपको जरूरत पड़ेगी। बाद में जब थॉट पढ़ेंगे आप, उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उस समय वो नया नहीं रहेगा। इसके लिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो हम्बोल्ट साहब के बारे में क्या बताया मैंने, इन्होंने आधुनिक भूगोल की नींव रखी, और इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो याद रखना इजी है, क्योंकि 1769 से 1859 90 साल जीवित थे। और रिटर साहब, हम्बोल्ट और रिटर दोनों समकालीन थे, और दोनों की मृत्यु जो है लगभग एक ही समय हुई थी। तो हम्बोल्ट साहब ने कहा है भूगोल पृथ्वी से संबंधित विज्ञान है। हाँ, एक चीज और छूट रहा है। आपने देखा कि किसी भी लाइन में भूगोल को हमेशा विज्ञान कहा है। जब यूनान में जब भूगोल शुरुआत हुई थी, उस समय वो सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस के विषय के रूप में ही था। लेकिन जैसे ही उस पर पढ़ाई स्टार्ट हुई, उस पर शोध स्टार्ट हुए, उसको विज्ञान के विषय के रूप में लिया गया। क्यों?
आखिर विज्ञान क्यों माना गया इसको? इसलिए कि इसका जो अध्ययन हम करते हैं वो हवाई कुछ नहीं है। टोटल चीज के बारे में हम नॉलेज जो है ना पहले से वो प्रूव है। अगर ये हिमालय बना, हिमालय क्यों बना, वो प्रूफ है। नदियां जो निकल रही हैं क्यों निकली, पता है कि ग्लेशियर पिघलता है, पिघलने के बाद जो है उसको काटते 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 जैसे निकल रही है, फिर यहाँ पे मैदान बन गया वो। तो ये सब चीजें प्रूवन है। तो इसीलिए भूगोल की परिभाषा जब लास्ट आता है तो जो भूगोल की परिभाषा आएगा तो जो विज्ञान किसे कहते हैं? क्रमबद्ध, एक्यूरेट, क्रमबद्ध, तर्कसंगत, यही होता है भूगोल। प्रूवन होता है। हमारा भूगोल भी है उस पैरामीटर को फुलफिल करता है तो विज्ञान में आता है। तो आपने हर जगह देखिएगा कि परिभाषा में विज्ञान विज्ञान विज्ञान। तो भाई हमारा भूगोल विज्ञान है। भले ही हमारे यहाँ जो है डिग्रियाँ खासकर विकोर्स यूनिवर्सिटी में डिग्री आर्ट्स की मिलती है, लेकिन भैया बीएचयू में चले जाए, चाहे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहां पे साइंस की डिग्री मिलती है इसकी। तो हम्बोल्ट साहब ने कहा भूगोल पृथ्वी से संबंधित विज्ञान है जो वहां पर पाए जाने वाली सभी वस्तुओं के एक साथ सहसंबंध वर्णन होता है। इन्होंने भी वही चीज बोला, यानी कि पृथ्वी से संबंधित विज्ञान है, यानी भूगोल पृथ्वी से संबंधित विज्ञान है जहां पर पाए जाने वाली सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ एक साथ। अब जैसे मान लीजिए यहां पे जो लोग हैं, ये मान लीजिए पहाड़ पे जो लोग रह रहे हैं, पठार पे लोग रह रहे हैं, नदी किनारे लोग रह रहे हैं, तो वहां के लोगों का जो है कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं। क्यों भाई यहां पे है वो, आखिर यहां पर क्यों है? यहां पर अगर चावल उपजा रहे हैं तो चावल ही क्यों उपजा रहे हैं? यहाँ गन्ने की खेती होती क्यों हो रही है? इंडस्ट्री यहाँ लगा होता क्यों लगा हुआ? ये सब कुछ भूगोल में आपको बताया जाता है कि आखिर यही क्यों। और लाइफ काफी इजी करता है भूगोल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रीटर साहब पे। रीटर साहब ने कहा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए वर्णन किया जाता है। यानी कि इन्होंने भी वही कहा कि यह एक विज्ञान है जिसमें भूमंडल, सिर्फ वर्ड चेंज हो जा रहे हैं, सिर्फ वर्ड चेंज हो रहे हैं, लेकिन चीजें तो एक ही बोल रहे हैं सब लोग। पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए उनका वर्णन किया जा रहा है। चीजें वही चीजें, सभी लक्षण, यानी कि वहां पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कब वर्षा होगी, पहाड़ का निर्माण कैसे पड़ा, वो सब एक लक्षण है, उसके बारे में अध्ययन करना है। अब आते हैं फ्रांस के वैज्ञानिक विडाल डी ला ब्लास। अब इनका थॉट थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आपको बाद में द्वंद्व पढ़ा जाएगा कि दो विचारधारा के लोग हैं, एक मानते हैं कि प्रकृति महान है, दूसरी मानते हैं कि नहीं मानव महान है। तो वो बात की बात है, सिर्फ तय है कि उनकी सिर्फ परिभाषा को दिखाने के लिए कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है, न कि मानव का। इनके हिसाब से मानव जो है कमजोर प्राणी है, प्रकृति उस पर हावी है। एक थोड़ा सा लाइन बताया था आपको, बाद में काफी चैप्टर चलेगा इस पे कि भूगोल जो है दो बातें आपस में लड़ते हैं लोग। एक कहता है कि प्रकृति सबसे ऊपर है, प्रकृति मानव अगर उदंडता करता है प्रकृति उसको दंड देती है, यानी दंड देने वाला ऊपर का है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं लोग, नेचर को हरास करते हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो प्रकृति गुस्सा जाती है और उसको विनाश लाती है, सुनामी लेके आती है। तो ये कहते हैं कि नहीं, प्रकृति जो है महान है, वो मनुष्य के हर एक कार्यों पे लगाम लगा सकती है। ये बात सही है कि भाई प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें दंड देती है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो कहता है कि नहीं आप गलत हैं। अगर मनुष्य चाहे तो प्रकृति के हर एक दंड को वो खत्म कर देता है। कैसे? मान लीजिए कि बाढ़ आती है तो क्या करते हैं लोग, वहां से पलायन होकर ऊंचे जगह पर चले जाते हैं। अब जब ऊंचे जगह पर चले जाते हैं तो क्या बिगाड़ लेगी बाढ़? बहुत तेज बारिश हो रही है, वो गुफा के कंदराव में घुस गए, घर के अंदर आराम से सेफ है। प्रकृति तो उनको ठंड से और इससे काफी उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही थी बारिश से, लेकिन मनुष्य जो है अपने घरों में आराम से बैठ करके उसका क्या प्रकृति बिगाड़ रही है। तो ये दोनों द्वंद्व चलता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।
अब देखिए ये सब पुराने लोग थे, हम पुराने से नए लोग की तरफ आ रहे थे, लेकिन जो सबसे सफल जो परिभाषा जो मानते हैं हम, जिन्होंने सबसे सही तरीके से भूगोल को परिभाषित किया, वो थे हार्सन सर, अमेरिका के। इन्होंने जो है 2 बुक्स भी लिखी हैं और उसी बुक के हिसाब से जो उन्होंने परिभाषा दिया वो लगभग आज तक उसको सभी लोग मानते हैं, क्योंकि उससे बेटर परिभाषा लोग नहीं निकाल पाए थे। उन्होंने क्या बोला था, भूतल के विविधता रूपी लक्षणों का, यानी कि पृथ्वी, भूतल मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के बदलते स्वरूप का विविधता रूपी लक्षणों, यानी पृथ्वी के बदलते स्वरूप का शुद्ध यानी कि जब उसका रूप बदला, जैसे पहाड़ था वो कट करके मैदान बन गया, या वहां पे मैदान था ऊपर उठ गया, ज्वालामुखी उद्गार से उठ गया हो, या फिर नदी था, समुद्र था, वहां पहाड़ बन गया, जैसे हिमालय बन गया। तो इस तरह के जो परिवर्तन हुए हैं उसका शुद्ध व्यवस्थित क्रमबद्ध, ये नहीं कि अब ये पढ़ रहे हैं सीधे ये पढ़ लिए फिर ये पढ़ लिए, तो यानी कि उसका एक क्रमिक विकास होना चाहिए, क्रमिक ज्ञान होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, शुद्ध, क्रमिक और तर्क संगत, हवा में नहीं, उसको सेटिस्फाइड करना भी जरूरी कि हाँ आप ये बात कह रहे हैं तो हाँ मुझे लग रहा है ये ऐसा हुआ होगा, हाँ लग रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। तर्क संगत अध्ययन भूगोल है, यानी कि अगर जो है कहने का मतलब कि पृथ्वी का जो स्वरूप है उसका स्वरूप हमेशा परिवर्तन होते रहता है, यानी पृथ्वी के बदलते स्वरूप का शुद्ध क्रमबद्ध और तर्क संगत अध्ययन ही भूगोल है। ये डिफिनेशन जो है आज तक लोग इस पे फॉलो कर रहे हैं और मानते आ रहे हैं। तो क्या अगर कोई आपसे पूछता है भूगोल की परिभाषा बताइए, तो सबसे पहले पृथ्वी के बदलते स्वरूप का, यानी पृथ्वी का जो शेप है ऊपर का नीचे का, क्योंकि देखिए आप ज्वालामुखी जब निकलती है अंदर का भी स्ट्रक्चर चेंज होगा कि मटेरियल कहां से आ रहा है, अंदर से ही आ रहा है, ऊपर का भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके ज्वालामुखी निकले तो कहीं ना कहीं जमा होगा तो वो चीजें उठ जाएंगी। इसके अलावा हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं जब चलती है तो अपने साथ क्या करती है, अपर्दन करती है। नदी चलती है तो क्या करती है, अपने साथ नीचे धरातल को काटते चलती है। वातावरण में गर्मी, जो सूर्य जो है गर्मी देता है, गर्मी से क्या होता है, वो गर्मी से फैलता है, सिकुड़ता है, ठंडे सिकुड़ता है, ये सब जो क्रिया होती हैं उससे क्या उसके परिवर्तन होते हैं, तो उसका हम अध्ययन यहाँ पे करते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है जिसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करना है। एक और बहुत बड़ी बात बोल दी कि यहां पर मानव और पर्यावरण, पहले क्या बोला उन्होंने, पृथ्वी का अध्ययन करना है। पृथ्वी को डिस्टर्ब कौन करता है, प्रकृति तत्व के अलावा मानव भी करता है, तो हम मानव का भी अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि मानव और पर्यावरण, मानव के चारों तरफ क्या है, प्रकृति तत्व ही, मानव के चारों तरफ मानव तत्व भी है, मानव के चारों तरफ संसाधन भी है, मानव के चारों तरफ पेड़ पौधे भी हैं, मानव के चारों तरफ मिट्टी है, सारी चीज जो मानव के चारों तरफ दिखाई देता है वो सारा का सारा भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो हार्सन साहब के हिसाब से भूगोल के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध व्यवस्थित और तर्कसंगत अध्ययन भूगोल है, यानी कि पृथ्वी के बदलते स्वरूप का शुद्ध क्रमबद्ध और तर्कसंगत अध्ययन ही भूगोल है। एकदम और ट्राई कीजिए, पृथ्वी के बदलते स्वरूप, आंख बंद कीजिए और सोचिए, पृथ्वी है, इसके बदलते स्वरूप का अध्ययन शुद्ध। मान लीजिए यहां पे पेड़ थे, पेड़ कैसे कट गए, कोई ना कोई काटा होगा, पता चला शुद्ध, उसका जो चेंज हुआ, पेड़ था वहां ऊंचा था या वहां पहाड़ था। जैसे मुंबई में देखिएगा कि जो भी शहरी क्षेत्र है वहां पे जो भी पहाड़े हैं उसको काट के लोग क्या किए हैं, पहाड़ को नष्ट कर दिया, वहां पे घर बना दिए। तो वहां पे पूछा जा रहा है कि ठीक है भाई, आखिर यहाँ जो पहाड़ था वो कहां चला गया, तो उसके बारे में क्या बताया हम कि हाँ यहाँ पे जो पहाड़ था वो यहाँ पे उसको बर्बाद करके वहां पे मॉल बना दिया गया। ठीक, तो पहले क्या वो शुद्ध नॉलेज पता चला। दूसरी बात क्या कहते हैं कि व्यवस्थित और
तर्क संगत, यानी क्यों काटा भाई, क्यों जरूरी था, तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा था और शहर से बहुत दूर नहीं जाकर के लोग यहाँ पे किए और अच्छे से प्लान किए। तो सब चीजें जो हम यहाँ पे फिगर में देख करके हम इस चीज को समझ सकते हैं, यानी कि आंख बंद करके फिर से 2-3 बार इसको बोलिएगा, चीजें आपके वहां बढ़ जाएगी। पृथ्वी के बदलते स्वरूप का शुद्ध क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन ही भूगोल है। अब जो है इसके बाद अब एक नॉर्मल आइडिया बताइए क्या हुआ। ये तो हो गया ये ज्ञान की बातें, और हमें उम्मीद है कि लगभग आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। थोड़ी लंबी क्लास चली है, लेकिन बहुत ज्यादा बोर तो नहीं होंगे। अब जो भी अभी तक पढ़े, अब उसके बारे में हम एक बार क्या कि भूगोल में जो है इनके हिसाब से हम लोग क्या क्या पढ़े, और लास्ट में एक अपने टूटी फूटी भाषा में एक परिभाषा हम लोग गढ़ेंगे। तो भूगोल में क्या पढ़ते हैं? भूगोल में पढ़ते हैं हम पृथ्वी के रूप को, पृथ्वी के धरातल को, पृथ्वी पर। अब पृथ्वी के धरातल को पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, पृथ्वी के धरातल को या पृथ्वी को डिस्टर्ब करता है, तभी तो पृथ्वी का स्वरूप बदलता है। तो पृथ्वी के स्वरूप को बदलने वाले कारक कौन कौन से, पहले ये जानते हैं। और वो कारक सब हमारे चारों तरफ है, तो हमें कहीं ढूंढना नहीं है। सिर्फ आप सोचिए, पृथ्वी के स्वरूप को बदलने का कार्य कौन करता है? मानव करता है, ठीक है। और कौन करता है? हवाएं करती हैं। और कौन करता है? नदियां करती हैं। और कौन? इसे अब देखिए बहुत हो गया, नदियां कैसे करेंगे, ठीक है। नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो निकलती है तो अपने साथ काफी सारे मलबे लेकर के आती हैं और कहीं ना कहीं ले जाकर के वो डालती हैं। तो वहां क्या किए, वहां जो हाइट था उसको काट के नीचे किया, और जहां पे नीचा था वहां लाके भर दिया, क्योंकि वो वहां पे बहुत तेज होती है तो वहां पे काटने की क्षमता होती है। और जैसे जैसे समुद्र तक की तरफ पहुंचती है वो बूढ़ी हो जाती है, उनमें धार कम होता है तो वो धीरे धीरे जमा करती है। तो उन्होंने स्वरूप बदला। और क्या उसको चेंज करता है? ज्वालामुखी। सही बात है, ज्वालामुखी जहां भी निकल के आता है वहां फिर ऊंचा बना देता है। और भूकंप, भूकंप से भी जो है तहस नहस करके जहां पे पैदल था उसको गड्ढा कर दिया। और पेड़ पौधे, वनस्पति और समुद्र, जो भी आपको लगता है वो टोटल जो है क्या उसकी प्रकृति है। कि भूगोल में यानी कि वहां यही देखते हैं ना कि पृथ्वी का जो स्वरूप बदला, उसको जो है हम पॉलिटिकली उसको ये अंडरलाइन भी किए हैं कि ये भारत है, ये अमेरिका है, ये चाइना है, ये जापान है, तो उसका एक पॉलिटिकल बाउंड्री दे दी है। फिर उसमें क्या पढ़ते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है, पहाड़ पे है, मैदान में है, पठार में है। तो जितने भी चीजें भूगोल में पढ़ते हैं उसकी क्या है, प्रकृति है। तो जब भी कुछ पूछे कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है, तो ये सब चीजें आप अपने मन से जो समझ में आता है उसको लिखिए, सब सही होगा। और भूगोल का उद्देश्य क्या है, आखिर जो है इतना जो हो रहा है, आखिर क्यों भूगोल क्यों पढ़ा जा रहा है? तो भूगोल पढ़ा जा रहा है क्योंकि भूगोल पढ़ने के बाद आपको यह पता चलता है कि हम कहां रह सकते हैं, जो दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, हम इंडस्ट्री कहां लगा सकते हैं, हमें चावल की खेती करनी है तो कहां हो सकती है, उसके लिए कौन सा एनवायरमेंट सही रहेगा, अगर हमें चाय की खेती करनी तो कहां कर सकते हैं, रुई की खेती करनी तो कहां कर सकते हैं, तो किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह का वातावरण चाहिए, किस तरह कितना वर्षा चाहिए, ये सब कुछ भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है जो लाइफ है उसको काफी सही कर देता है। इंडस्ट्री बैठाना है, कहां बैठाएंगे, रुई कपड़े का इंडस्ट्री कहां बैठाएंगे, लोहे का इंडस्ट्री कहां बैठाएंगे, लोहे से बनने वाले पदार्थ जो भी आपके इक्विपमेंट है उनकी इंडस्ट्री कहां, तो सब कुछ हम भूगोल में पढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है उसको कैसे सरल बनाए, ये उसका